नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे डॉक्टर रंजना वर्मा द्वारा लिखी कहानी बहू बेटी। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तो आइए सुनते हैं कहानी बहू बेटी। कितनी बार कितनी तरह से समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती, विकास ने खींच कर कहा। समझ तो आप भी नहीं रहे हैं मेरी बात, नेहा ने दबे हुए स्वर में प्रतिरोध करते हुए कहा। आपको तो मालूम ही है, मेरे विवाह में पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब रिटायर होने के बाद उन्हें जो थोड़े से पैसे मिले हैं वो और वह 1.5 कमरे का मकान, यही तो बच रहा है अब उनके पास। अभी छोटी का ब्याह भी तो करना है। मैं उनसे पैसों के लिए कैसे कह सकती हूँ, कहाँ से देंगे वे। नेहा का गला रुंध गया। यह सब मैं नहीं जानता, आभा का विवाह तय कर दिया है तो उसे तो करना ही होगा। क्या तुम्हारा अपनी ननद के लिए कोई फर्ज नहीं है? हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तुम उनसे उनके फंड में मिले पैसे मांग लो तो सब अच्छी तरह निपट जाएगा। तुम्हारी बहन की शादी तो अभी 2-3 साल बाद ही होगी ना, तब देखा जाएगा। विकास ने एक बार फिर झल्लाकर पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। 3 वर्ष पूर्व ही उसका विवाह नेहा से हुआ था। उसके विवाह में भरपूर दहेज मिला था, किंतु उससे क्या, अब बहन आभा का विवाह तय किया है तो उसे धूमधाम से तो निपटाना होगा। नेहा के पिता 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, कम से कम 20 लाख तो उन्हें मिला ही होगा। अगर वे रुपए मिल जाते तो आप कहीं से उधार ले लीजिए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोशिश करने पर मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, तब वह लिया हुआ उधार आसानी से चुका दिया जाएगा। नेहा बोली। यानी तुम अपने पिताजी से रुपयों के लिए नहीं कहोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं उम्र के इस मोड़ पर अपने पिता को कंगाल नहीं कर सकती। यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? विकास ने कठोर होकर पूछा। हाँ, पहला और अंतिम भी। आभा का विवाह आप लोगों की जिम्मेदारी है तो मेरे पिता की भी जिम्मेदारी उनकी बेटी है। और तुम नहीं हो उनकी बेटी? हूँ, तभी तो उन्होंने इतना सब कुछ मेरे विवाह में लगा दिया, आप लोगों की हर मांग पूरी की। लेकिन बस, अब और नहीं। इस विषय को यहीं समाप्त कीजिए, नेहा ने निर्णायक स्वर में कहा और उठकर शाम की चाय बनाने रसोई में चली गई। उसने यद्यपि अपनी ओर से बात समाप्त कर दी थी, परंतु यह अंत नहीं था। उसका इस प्रकार 2 टूक बातें करना विकास को पसंद नहीं आया। उसने जब यही बातें अपने माता पिता से कही तो वे भी क्रोध से भर गए। उन्होंने घर के नौकर और काम वाली बाई की उसी दिन छुट्टी कर दी। सास ने अपना फैसला सुना दिया। आभा की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं तो नौकर और बाई पर फिजूल खर्ची कैसे की जा सकती है? अब घर के सारे काम बहू ही करेगी। सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। इसकी तो उसे पहले से ही संभावना थी। कोई बात नहीं, वह घर के काम भी संभालेगी और अपनी नौकरी के लिए प्रयत्न भी करेगी, फिर तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब उससे ना पति ही सीधे मुंह बात करते और ना ही सास ससुर। बात बात पर ताने उल्हाने तो जैसे सामान्य बात थी, परंतु नेहा अपने निर्णय पर अड़ी रही। वह स्वयं को किसी भी प्रकार यह समझा नहीं पा रही थी कि नंद के विवाह के लिए उसे अपने पिता की अंतिम पूंजी की मांग क्यों करनी चाहिए। दूसरों से लिया हुआ कर्ज तो हर हाल में चुका दिया जाएगा, लेकिन उसके पिता के रुपयों को तो शायद कर्ज समझा भी नहीं जाएगा। अगर कर्ज कहकर रुपए ले भी ले तो उन्हें वापस ना किया गया, तब क्या होगा? नहीं, उसने जो निश्चय किया है वह सही है। नेहा स्वयं के निर्णय से संतुष्ट थी। आभा पहले से ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घर के मामलों से वह तटस्थ ही रहती थी। उसे नेहा से बहुत लगाव हो गया था। हम उम्र होने के कारण उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन के लिए वह घर आई तो सारे दिन नेहा के साथ ही लगी रही। माता पिता के नेहा के प्रति रूखे व्यवहार को देखकर वह दुखी हुई। बहुत पूछने पर भी उसे माता पिता ने कुछ ना बताया। नेहा से पूछा तो वह हंसकर बोली, यह घर है ननंद रानी, थोड़ा बहुत रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। तुम चिंता मत करो, बड़ों का गुस्सा भी आशीर्वाद जैसा ही होता है। और बात वहीं समाप्त हो गई। वैसे भी यह मसला उसके विवाह का था, इसीलिए उसे कुछ भी बताना या उससे राय मशवरा करना जरूरी नहीं समझा गया था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके वह हॉस्टल लौट गई। नेहा ने सहज ही बदलती परिस्थिति से समझौता कर लिया था। पति नाराज थे और सास ससुर भी, किंतु उसे विश्वास था कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस थोड़े धैर्य की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने इस संबंध में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताया। बस अपने ठीक ठाक होने, सकुशल होने और सुखी रहने के समाचार ही देती रही उन्हें। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी बीच विकास को अपने ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर चले जाना पड़ा। जाते समय भी उसने नेहा से ठीक से बात नहीं की, परंतु नेहा ने अपने कर्तव्य पालन में कोई कोताही नहीं की। जाते समय उसे खाने का डिब्बा देते हुए हंसकर बोली, मुझसे नाराज भले ही रहना, पर खाना समय पर खा लेना और अपने पहुंचने की सूचना भी दे देना। अगर समय मिल जाए तो स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर सोचना, तब शायद तुम मुझे सही समझ सकोगे। विकास बिना कोई उत्तर दिए अपना बैग और खाने का डिब्बा लेकर चला गया। मुस्कुरा कर रह गई नेहा। 2 दिन बाद रात वह परिश्रम से थककर चूर हो गई थी। सारा घर समेटकर सास ससुर को दूध का गिलास देकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरी तो बेसुध हो गई। मानसिक कष्ट और शारीरिक थकान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। सबसे अधिक कष्ट उसे विकास के व्यवहार के कारण हो रहा था। उसने तो अपने पहुंचने की सूचना तक देना उसे आवश्यक नहीं समझा था। ना कोई फोन, ना कोई सूचना। ससुर के पास ही फोन किया था उसने अपने पहुंचने का। मन मार कर रह गई वह। उसके फोन को तो उसने उठाया तक नहीं था। परिवार की उपेक्षा से अधिक पति की इस खामोशी ने उसे त्रस्त तथा दुखी कर दिया था। रात थके मन तन को ज्वर ने अपनी आगोश में ले लिया। दूसरे दिन सुबह उठी तो उसका सारा बदन टूट रहा था। उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी किसी प्रकार उठी। फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए। पानी की बूंदें तो उसके जलते तवे जैसे शरीर पर पड़कर और भी कष्टकारक हो रही थी। उसने किसी प्रकार चाय बनाकर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दिया। स्वयं चाय का प्याला लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके लिए बैठना भी कठिन हो रहा था। तकिए का सहारा लेकर बिस्तर पर लेटी तो ना जाने कब बेसुध होकर गिर पड़ी। दोपहर होने तक वह कमरे से ना निकली तो सास झांक कर देख गई। ससुर ने उसे उठता ना पाकर होटल से खाना मंगवा लिया। दोनों खा पीकर निवृत्त हो गए, पर नेहा की किसी ने सुध ना ली। बिना पत्थे और दवा के वह बदहवास सी पड़ी रही। शाम को किसी प्रकार उठकर बैठी, परंतु फिर निढाल होकर लेट गई। इसी प्रकार सोते जागते अर्धमूर्छता अवस्था में दिन बीत गया। रात भी आधी से अधिक बीत चुकी थी जब ज्वर की अधिकता से उसका कंठ सूखने लगा। रेत पर पड़ी मछली के समान छटपटा उठी वह। गले में जैसे कांटे उगाए थे। कमरे में रखा पानी का जग खाली हो चुका था। पानी का जग लेकर वह कमरे से बाहर निकली। रसोई तक जाने के लिए उसे सास ससुर के कमरे के सामने से गुजरना था। उनके कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी और उस पर पर्दा पड़ा था। कमरे के पास से जाते समय उसे सास ससुर की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक अपना नाम सुनकर वह ठिठक गई। ना चाहते हुए भी दीवार से सिर रखकर खड़ी हो गई और अपनी बातें सुनने लगी। अब कमरे से बातचीत के स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगे थे, यद्यपि उनकी आवाजें धीमी थी। एक बार फिर सोच लो, यह ससुर का स्वर था। सोच लिया, अब वह हमारे किसी काम की नहीं रही। देखा नहीं, आज सुबह से ही मुंह ढांपे पड़ी है। सास का स्वर उभरा। शायद उसकी तबीयत, हाँ, उसे तेज बुखार है। दोपहर को ही मैंने देख लिया था, तो उसे दूध दवा वगैरह। तुम चुप रहो जी, क्या जरूरत है इस सब की, जब वह हमारा कहना नहीं मानती तो। लेकिन अब और कुछ नहीं सोचना है। मैंने जो सोचा है ठीक ही सोचा है। और विकास, उसका क्या? उसे क्या मालूम पड़ेगा, दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। कल ही हमें बहू से मुक्ति मिल जाएगी, फिर विकास की दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा दहेज मिलेगा, तब आभा की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। सास का स्वर स्पष्ट और धीमा था। नेहा में उससे अधिक सुन पाने की शक्ति नहीं रह गई थी। क्या करे वह, कहाँ जाए? काश यहाँ विकास होता, लेकिन उसका भी क्या भरोसा। शायद वह भी माता पिता की इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता। वह इससे अधिक सोच नहीं सकी। वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और उसका मूर्छित शरीर एक ओर लुढ़क गया। सुबह पता नहीं कब उसकी मूर्छा टूटी। चारों ओर भयंकर कोलाहल, चीख पुकार। अरे, वह तो अपने कमरे में पलंग पर पड़ी थी। नेहा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। वह कल रात की बातें याद करने लगी। शायद वह सब स्वप्न था। ज्वर की तीव्रता की अवस्था में आई तंद्रा के कारण ना जाने क्या क्या सोच लिया उसने। अगर वह सत्य होता तो वह अपने कमरे में कैसे होती?
सास ससुर और उसके अतिरिक्त तो कोई और घर में था ही नहीं, फिर उसे उठाकर कौन यहाँ लाकर सुला देता। उसके सिरहाने के पास टेबल पर दूध का गिलास और पानी का जग भी रखा हुआ था। तो क्या वह अपनी तंद्रावस्था में यह सब स्वयं लेकर आई थी? क्या विकास आ गए, उन्होंने ही यह सब किया होगा, या फिर आभा, उसकी प्यारी ननंद जो उसे बहुत प्यार करती थी, जब तक यहाँ रहती भाभी भाभी कहती थकती ना थी, शायद वही आई है हॉस्टल से। तभी नेहा का ध्यान फिर बाहर उठते शोर की ओर चला गया। सारे घर में जैसे तूफान आया हुआ था। बाहर बहुत लोग इकट्ठा थे शायद, और वे आवाजें, आग आग, अरे पानी लाओ, कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर दो, पानी पानी। और फिर उन आवाजों के ऊपर उसकी सास का करुण क्रंदन, हाय हाय कोई तो बचा लो मेरी बहू, मेरी नेहा। और हाँ, इससे पहले उसने एक चीखता हुआ नारी स्वर सुना था, बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। वह घबरा कर उठ गई और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर आ गई। बाहर रसोई घर से आग की लपटें उठ रही थी। आंगन में खड़े कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक और ससुर गुमसुम से खड़े थे और उनके पास ही खड़ी सास चीख चीख कर विलाप कर रही थी, हाय मेरी बहू, हाय मेरी नेहा। नेहा और आगे बढ़ाई, मैं यहाँ हूँ माँ जी, वह पूरी ताकत से चिल्लाई। क्षण भर के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। आपकी बहू तो वहां खड़ी है, किसी पड़ोसी ने कहा। सास ने पलटकर पीछे देखा, तुम यहाँ हो, तो रसोई में कौन था? वह हक्का बक्का होकर बोली, पता नहीं, शायद विकास या आभा। नेहा के अधर कांपे। तभी सास ने झपटकर रसोई के द्वार का कुंडा खोल दिया। अंदर पड़ी नारी मूर्ति धू धू कर जल रही थी। किसी ने साहस करके उसे रसोई से बाहर खींच लिया। उसके शरीर पर जींस टॉप था, जिसका कुछ अंश उसके शरीर से चिपक गया था। आभा, नेहा के मुंह से निकला। आभा यहाँ कब आई? यह तो हॉस्टल में थी। ससुर हड़बड़ा कर बोल पड़े, हाय मेरी बच्ची, मेरी आभा। सास बिलक बिलक कर रोने लगी। नेहा की आंखें भी बरस रही थी। वह दीवार के सहारे बैठी फटी फटी आंखों से चारों ओर देख रही थी। अब सारी स्थिति उसके सामने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कल सास ससुर ने उसे मारने की योजना बनाई थी। कैसे वह यह नहीं जान सकी, परंतु अब यह सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसने कोई सपना नहीं देखा था, सच था वह, जिसे सुनकर बेसुध हो गई थी वह। उसके बाद किसी समय शायद आभा हॉस्टल से घर आ गई थी। उसके पास मुख्य द्वार की दूसरी चाबी रहती थी, जिससे कभी उसे घर आना हो और घर पर कोई ना हो तब भी उसे परेशान ना होना पड़े। उसी चाबी से द्वार खोलकर आई होगी। नेहा को गलियारे में बेसुध पड़ा देखकर उसने ही उसे कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटाया होगा। शायद कोई दवा भी खिलाई हो और दूध तथा पानी उसके पास रखकर सोने चली गई होगी अपने कमरे में। अपने माता पिता के षड्यंत्र से अनजान, सुबह होते ही वह भाभी को बुखार में पड़ी जानने के लिए उसे ना जगाकर स्वयं ही सुबह की चाय बनाने के लिए रसोई में गई होगी, जहां पहले से ही सासू माँ ने गैस खोल रखी होगी और गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइट ऑन करते ही कहीं वह बच न जाए, इसीलिए सास ने बाहर से रसोई का द्वार बंद कर दिया था। तभी तो वह बार बार चीखती रही, बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। लालच और स्वार्थ इंसान को कितना अंधा कर देता है। वह रोती हुई सास के पास जाकर बोली, माँ जी, हट, दूर हो जा मुझसे। वे चीख पड़ी, मत छूना मुझे, दूर चली जा, भाग जा, खा जाऊंगी मैं तुझे, मार डालूंगी। डायन हूं मैं, अपनी ही बेटी को खा गई, अपनी ही बच्ची को। हाय मेरी आभा, मेरी बच्ची। नेहा सहम कर पीछे हट गई। तब तक किसी ने विकास और पुलिस को सूचना दे दी थी। कितनी ही देर तक गुमसुम सी बैठी रह गई नेहा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवित बच जाने पर प्रसन्न हो या आभा की असामयिक मृत्यु पर उसे दुखी होना चाहिए। यह आकस्मिक मृत्यु नहीं थी, एक सोची समझी हत्या थी। अंतर था तो केवल इतना कि बहू के स्थान पर बेटी के प्राण चले गए थे। यदि बहू मरी होती तो संभवतः दिखावे के लिए आंसू बहाए जाते और फिर कुछ ही दिनों में बेटे के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी होने लगती। और अब विकास भी आ गया। पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। नेहा ने अपने बैग से जरूरी सर्टिफिकेट और कुछ कपड़े रख लिए। विवाह में मायके से मिले आभूषण भी उसने साथ ही रख लिए और घर से निकलने के लिए द्वार की ओर बढ़ी। तुम भी? विकास ने कुछ कहना चाहा। जिस घर में प्राण सुरक्षित ना हो, जहाँ केवल स्वार्थ और धन की भाषा समझी जाती हो, वहां मैं या कोई भी कैसे रह सकता है?
मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। जैसे तुम लोगों को आभा प्यारी थी, वैसे ही मैं भी अपने माता पिता और बहन को प्यारी हूँ। तुम्हारा दिया सब कुछ नहीं छोड़े जा रही हूँ। अब मुझे मत रोकना। इस घर से और इस घर के लोगों से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। और वह तेज कदमों से चलती हुई घर से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बहू बेटी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।